हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। धनबाद के अशरफी अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मौत, परिजन ने जमकर किया हंगामा। अशरफी अस्पताल में बुधवार को प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान गोविंदपुर थाना क्षेत्र की कुलडांगल देवली निवासी 35 वर्षीय एकादशी देवी के रूप में हुई है। परिजन ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना के बाद गुस्साए परिजन ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। वहीं अस्पताल के दोनों मुख्य द्वारों पर ताला लगा दिया, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, परिजन ने अस्पताल के सामने सर्विस लाइन रोड को जाम कर दिया और सड़क पर बैरिकेड लगाकर धरने पर बैठ गए। परिजन अस्पताल प्रबंधन से उचित मुआवजे की मांग कर रहे। मृतका के पति मनोज कुमकार ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर को पत्नी को प्रसव के लिए अस्पताल लाया गया था। प्रसव के बाद उसकी हालत बिगड़ती गई और 17 सितंबर को मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि महिला का 2 बार ऑपरेशन किया गया और 15 से 18 यूनिट खून चढ़ाया गया, लेकिन शरीर में मात्र 2 यूनिट खून ही बच पाया। उनका कहना है कि यदि समय रहते सही इलाज होता तो एकादशी देवी की जान बच जा सकती थी। जमशेदपुर के गैरेज में लगी भीषण आग, 10 लाख से अधिक के सामान जलकर राख। जमशेदपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही कि जिले के हरहर गुट्टू स्थित एक गैरेज में बुधवार की सुबह 10 बजे भीषण आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने गैरेज को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं आग बुझाने की कोशिश कर रहे गैरेज मालिक संतोष कुमार भी झुलस गए, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा कि इस घटना में गैरेज के अंदर रखे कई जरूरी पार्ट्स और सामान जलकर खाक हो गए। वहीं करीब 10 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हो गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक विश्वकर्मा पूजा के बाद गैरेज मालिक ने जलते दिए को छोड़कर दुकान बंद कर चला गया था, जिसके बाद उसी दिए की आग की चिंगारी पूरे गैरेज में भड़क उठी और गैरेज धो धो कर जल उठा। करीब 2 घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लोगों ने आरोप लगाया कि सूचना देने के बावजूद ना तो दमकल की गाड़ियां समय पर पहुंची और ना ही पुलिस। यदि दमकल की गाड़ी समय पर पहुंच जाती तो गैरेज का नुकसान होने से बच जाता। जेएसएससी सीजीएल कथित पेपर लीक मामले में देर तक चली बहस, आज भी होगी सुनवाई। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में लंबी बहस चली। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में लगभग 1.5 घंटे तक चली। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और जेएसएससी की ओर से प्रस्तुत पक्ष में कहा गया कि परीक्षा 22 तारीख को आयोजित हुई थी, जबकि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत फोटो और अन्य तथा कथित प्रमाण 23 तारीख के हैं, अर्थात परीक्षा के एक दिन बाद के हैं। ऐसे में यह साबित नहीं होता कि प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व लीक हुआ था। इसके अतिरिक्त यह भी दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं के पास पेपर लीक को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। वहीं याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने पेपर लीक की आशंका और सोशल मीडिया पर वायरल हुए प्रश्न पत्रों की विश्वसनीयता को आधार बनाते हुए सीबीआई जांच की मांग दोहराई। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई बुधवार को जारी रखने का निर्देश दिया। साथ ही जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम के प्रकाशन पर लगी रोक को यथावत रखने का आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता राजीव रंजन एवं अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा। चलती स्कूटी पुल से नीचे गिरी, एक युवक की मौत। हादसे में एक गंभीर स्कूटी पुल की रेलिंग से टकराकर हुई थी असंतुलित। बोरियो थाना क्षेत्र के हरिनचरा पुल के पास बुधवार को हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा स्कूटी के पुल की रेलिंग से टकराकर असंतुलित होने से हुआ है। मृतक की पहचान साहेबगंज रसूलपुर डाला निवासी 30 वर्षीय मोहम्मद आरिफ के रूप में हुई है, जबकि उसके साथ स्कूटी में सवार 24 वर्षीय मोहम्मद चांद की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दरअसल मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद चांद और मोहम्मद फुरकान तीनों एक ही स्कूटी पर सवार होकर साहेबगंज से बोरियो किसी काम से आए थे। हरिनचरा मोड़ पर पहुंचने के बाद फुरकान चाय पीने के लिए स्कूटी से उतर गया।
मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद चांद हरिन चरा पुल की ओर निकल पड़े। इसी दौरान स्कूटी पुल की रेलिंग से टकराकर असंतुलित हो गई और दोनों युवक पुल के नीचे जा गिरे। सूचना मिलते ही एएसआई बिराम मरांडी पुलिस बल और ग्रामीणों की मदद से घायलों को बोरियो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां मौजूद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को साहिबगंज सदर अस्पताल रेफर किया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मोहम्मद आरिफ की मौत हो गई, जबकि मोहम्मद चांद की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और इसका इलाज जारी है। रांची के व्यवसायी से 10 करोड़ की रंगदारी, दुबई से गैंगस्टर प्रिंस खान ने दी जान से मारने की धमकी। रांची के प्रतिष्ठित व्यवसायी कृष्ण गोपालकर से दुबई में बैठे कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। इस संबंध में गोपालकर ने रांची के लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई और अपनी व परिवार की सुरक्षा की मांग की है। एफआईआर के अनुसार प्रिंस खान ने व्हाट्सएप कॉल, मैसेज और वीडियो के माध्यम से व्यवसायी को रंगदारी की मांग करते हुए धमकाया है। धमकी में कहा गया कि यदि मांगी गई रकम नहीं दी गई तो गोपालका और उनके बेटे की हत्या कर दी जाएगी। पहली बार 14 सितंबर को दोपहर को एक अनजान नंबर से उन्हें धमकी भरे ऑडियो और एक पुराने आपराधिक घटना से जुड़ा वीडियो प्राप्त हुआ है। 15 सितंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से फिर एक वीडियो भेजा गया जिसमें हथियार लहराते हुए फायरिंग के दृश्य थे। वीडियो में प्रिंस खान ने खुद को दुबई से बोलते हुए पहचान जाहिर की और कहा कि यदि उसका नंबर ब्लॉक किया गया या पुलिस में शिकायत की गई तो गोपालका परिवार को निशाना बनाया जाएगा। व्यवसाय के मुताबिक उनके पुत्र को भी इन्हीं नंबरों से व्हाट्सएप कॉल और धमकी भरे संदेश प्राप्त हुए हैं। साथ ही उनके घर और कार्यालय की वीडियो क्लिप भेजकर यह जताया गया कि उन पर नजर रखी जा रही है। इससे पूरा परिवार भय के माहौल में है। लालपुर थाना प्रभारी रुपेश ने बताया कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील और गंभीर है। साइबर सेल की सहायता से संबंधित मोबाइल नंबरों की जांच की जा रही। प्रारंभिक जांच में यह एक संगठित आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत हो रहा। रांची में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन, पोषण माह 2025 का आगाज। राजधानी रांची में बुधवार को हातमा भट्टा ऊपर टोला रांची सेंटर के प्रांगण में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई। इसी कार्यक्रम के दौरान पोषण माह 2025 17 सितंबर से 16 अक्टूबर का भी औपचारिक शुभारंभ हुआ। इस मौके पर जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। पोषण माह का उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाएं और समुदाय के बीच पोषण और स्वच्छता के महत्व को लेकर जागरूक। नए मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र को इस तरह तैयार किया गया है कि बच्चों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा और पोषण मिल सके। केंद्र में बैठने की बेहतर व्यवस्था, स्वच्छ किचन, शैक्षणिक सामग्री और बच्चों के खेलने के साधन उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ महिला और बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी। पोषण माह के दौरान जिलों में जागरूकता फैलाने के लिए 4 पोषण प्रचार रथ रवाना किया गया है। ये रथ आने वाले दिनों में गांव-गांव जाकर लोगों को पोषण और स्वच्छता से जुड़ी जानकारी देंगे। उम्मीद जताई जा रही कि इन प्रयासों से समुदाय स्तर पर सकारात्मक बदलाव आएगा। गिरिडीह में लापता मछुआरे का तालाब में मिला शव, पुलिस जांच शुरू। गिरिडीह जिले के पचंबा थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान रानी तालाब में बुधवार की सुबह एक मछुआरे का शव तैरता हुआ पाया गया। शव मिलने की जानकारी मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक मछुआरे की पहचान बेंगा महला के रूप में हुई है। मृतक पचंबा थाना क्षेत्र के परसा टांड गांव का रहने वाला था। घटना की जानकारी मिलने के बाद शव को देखने के लिए काफ़ी संख्या में आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने शव मिलने की सूचना पचंबा थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से शव को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद मृतक के परिजन भी तालाब के पास पहुंच गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि बेंगा महला 20 साल से इसी तालाब से मछली मारकर अपने घर परिवार को चला रहा था। मंगलवार की सुबह 4 बजे वह घर से मछली मारने के लिए निकला था, लेकिन रात तक वह वापस नहीं लौटा। जब रात भर वह घर नहीं लौटा तो परिजन ने काफ़ी खोजबीन की और बुधवार को थाने में सूचना देने की तैयारी की जा रही थी। इसी बीच सूचना मिली कि दुर्गा स्थान रानी तालाब में एक शव पाया गया। जब यहां पहुंचे तो देखा कि शव बेंगा महला की ही था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। रांची से कामाख्या तक 27 से साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन
20 सितंबर से 21 दिसंबर तक धनबाद होकर चलेगी नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल ट्रेन। दुर्गा पूजा, दीपावली, बचत के दौरान ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए रांची कामाख्या, रांची साप्ताहिक पूजा, दीपावली, छठ स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। ट्रेन रांची कामाख्या साप्ताहिक पूजा, दीपावली, छठ स्पेशल यात्रा प्रारंभ 27 सितंबर से 1 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को रांची से प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन कुल 6 ट्रिप करेगी। रांची पूर्णिया के यात्रियों के लिए खुशखबरी, 17 सितंबर से इंडिगो शुरू करेगी नई विमान सेवा। रांची और पूर्णिया के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। इंडिगो एयरलाइंस 17 सितंबर से रांची से पूर्णिया के लिए कोलकाता के रास्ते नई विमान सेवा शुरू करने जा रही है। यह सेवा फिलहाल प्रायोगिक तौर पर सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होगी। इंडिगो के अनुसार यह नई कनेक्टिविटी बिहार और झारखंड के यात्रियों के लिए यात्रा को अधिक सुगम और समय बचाने वाला बनाएगी। रांची से सुबह 7:40 में विमान कोलकाता के लिए रवाना होगी। कोलकाता से यह फ्लाइट दोपहर 1:40 में पूर्णिया पहुंचेगी। पूर्णिया से यह विमान दोपहर 2:30 बजे उड़ान भरकर कोलकाता जाएगा। फिर कोलकाता से उड़ान भरकर यह विमान रात 8:45 बजे रांची लौटेगा। इस सेवा के शुरू होने से रांची से पूर्णिया की यात्रा अब तेज, सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगी। वर्तमान में रांची से पूर्णिया के लिए केवल एक ट्रेन रांची पूर्णिया कोट एक्सप्रेस उपलब्ध है, जबकि बस यात्रा लंबी और थकाऊ मानी जाती है। झारखंड में आंदोलन की राह पर सरकारी कर्मचारी, रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने की मांग। झारखंड में कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 साल करने की मांग तेज हो गई है। इस मांग को मनवाने के लिए कर्मचारियों ने झारखंड ऑफिसर टीचर्स एंड एम्प्लॉय फेडरेशन के बैनर तले 20 सितंबर को कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन बुलाया है। यह महासम्मेलन रांची स्थित जिला स्कूल मैदान में आयोजित होगा, जिसमें राज्य भर के करीब 50,000 सरकारी कर्मी शामिल होंगे। झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉय फेडरेशन यानी झारो टॉप के कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन में सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी जाएगी। प्रमुख मांगों में अन्य राज्य कर्मियों की तरह शिक्षक संवर्ग को एमएसपी का लाभ, केंद्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों को शिशु शिक्षण भत्ता का लाभ, राज्य कर्मियों की एनपीएस में जमा राशि को वापस लाने के लिए कदम उठाने, राज्य प्रशासनिक सेवा की सीमित परीक्षा में समस्त राज्य कर्मियों को बैठने का अवसर देना शामिल है। कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन में इन सारे मुद्दों पर विचार विमर्श के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। हालांकि इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री से लेकर राज्य सरकार के मंत्री को भी आमंत्रित किया गया है, जिनके समक्ष कर्मचारी अपनी मांग को रखने की तैयारी कर रहे हैं। 2027 तक एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस होगा रांची रेलवे स्टेशन। राजधानी रांची का रेलवे स्टेशन जल्द ही एयरपोर्ट की तरह आधुनिक और आकर्षक रूप लेगा। रेलवे का सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्टेशन के दक्षिणी हिस्से का काम लगभग पूरा हो गया है और इसे मार्च 2026 तक यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद उत्तरी हिस्से का निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसे 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं, हर प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट, एक्सीलेटर और रैंप की सुविधा। कुल 19 लिफ्ट और 16 एक्सीलेटर लगाए जाएंगे। दक्षिणी हिस्सों में फिलहाल 1 लिफ्ट और 1 एक्सकलेटर है, जिसे बढ़ाकर 4 लिफ्ट और 3 एस्केलेटर कर दिया जाएगा। बच्चों के लिए गेम जोन और यात्रियों के लिए फूड कोर्ट की उपलब्ध होगी। स्टेशन के बाहर 13,980 वर्ग फीट में फैली पार्किंग की सुविधा होगी। इसमें कार, बाइक, ऑटो रिक्शा, एम्बुलेंस और बसों के लिए जगह उपलब्ध होगी। एक साथ 600 गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। यात्रियों के मनोरंजन के लिए पीवीआर फिल्म थिएटर भी बनाया जा सकता है। फ्लाईओवर बनने के बाद भी रांची में जाम की समस्या जस के तस, आमजन परेशान। रांची में ट्रैफिक जाम की समस्या अब दैनिक संकट बन चुकी है। शहर के प्रमुख चौकों और सड़कों पर हर दिन घंटों लंबा जाम लगा रहा, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम तक कई मुख्य सड़कों पर जाम लगना आम बात हो गई है। स्थिति ऐसी है कि चाहे कम दूरी हो या ज़्यादा, लोगों को कहीं भी समय पर पहुंचने के लिए कम से कम 1 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है। राजधानी में सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके फिरायालाल चौक, सरजना चौक, लालपुर चौक, कचहरी रोड, रातू रोड और किशोरगंज चौक है। इन इलाकों में रोजाना जाम लगता है, जिसकी वजह से सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है।
फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बावजूद जाम की समस्या जस की तस बनी हुई है। जाम की समस्या के कारण राहगीरों, छात्रों और मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, वहीं जाम के कारण एम्बुलेंस समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर सख्त और कारगर कदम उठाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते उपाय नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में रांची में आवागमन और भी दुश्वार हो जाएगा। गुमला में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 बुजुर्गों और एक मासूम समेत 3 की मौत। गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआ टांड़ जैरागी मुख्य पथ पर मंगलवार की शाम हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 2 बुजुर्ग और एक मासूम शामिल है। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। घटना अमरा टोली बगीचा के पास उस वक्त घटी जब जैरागी बाजार से लौट रहे एक ऑटो विपरीत दिशा से आ रही बोलेरो से सीधे भिड़ंत का शिकार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो सड़क पर पलट गया। उसमें सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर ही चिरोडी निवासी 65 वर्षीय हुंदरू नागेशिया और लातेहार जिले के महुआ टांड़ महुआ टोली 55 वर्षीय निवासी बीतू तुरी की मौत हो गई। वहीं मासूम अनीस बाड़ा पिता पितरुस बाड़ा ग्राम चिरोडी टोली को गंभीर हालत में इलाज के लिए गुमला ले जाया जा रहा था, लेकिन रायडी के पास उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। सीएचसी रायडी पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही डुमरी थाना के एसआई आनंदी साहू, एएसआई अंकित राज और एएसआई सुनील वावरी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। दुर्घटना में बोलेरो चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। ग्रामीणों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी लाया गया। रांची के बुंडू में अफीम की खेती और नशे के खिलाफ अभियान, ग्रामीणों के साथ पुलिस ने किया जागरूकता संवाद। रांची बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती लगातार चुनौती बनी हुई है। साल 2024 में राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव खुद बुंडू अनुमंडल कार्यालय पहुंचे थे और उच्च स्तरीय बैठक के बाद प्रशासन ने कई जगहों पर खड़ी अफीम की फसल को नष्ट कराया था। इसी पृष्ठभूमि में इस बार भी पुलिस एक्शन मोड में है। प्रशासन का लक्ष्य है कि बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में किसी भी कीमत पर अफीम की खेती ना हो पाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद किया रहा। बुंडू एसडीपीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस की टीम राहेत थाना क्षेत्र के सिरिडी और सोना हाथू थाना क्षेत्र के जामुदा गांव पहुंची। इस दौरान दोनों थाना प्रभारी भी मौजूद थे। पुलिस पदाधिकारी ने ग्रामीणों के बीच बैठकर अफीम की खेती के दुष्परिणाम बताए और चेतावनी दी कि पैसों की लालच में इस गैर कानूनी खेती से दूर रहे, वरना कानूनी कार्रवाई तय है। एसडीपीओ ओम प्रकाश ने कहा कि अफीम की खेती एक बड़ा अपराध है। ऐसा करना समाज के लिए घातक है। यह नशे की जड़ है और युवाओं को बर्बादी की ओर धकेलती है। लोग नशा मुक्त समाज बनाने में पुलिस का सहयोग करें और इस अवैध काम से पूरी तरह दूरी बनाएं। बाबा बनकर करते थे ठगी, पुलिस ने बरामद किया बदमाशों का टेम्पो चालक हिरासत में। जमशेदपुर साक्षी के ठाकुरबाड़ी रोड पर बाबा बनकर एक महिला से 1.5 लाख रुपए के गहने ठगने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बदमाशों को फरार होने में मदद करने वाले टेम्पो को पुलिस ने मंगलवार की रात मानगो डाई गुड्डू से बरामद किया है। पुलिस ने तुरंत टेम्पो चालक को भी हिरासत में ले लिया और उससे लगातार पूछताछ की जा रही। पुलिस को उम्मीद है कि टेम्पो चालक की मदद से ही दोनों ठगों तक पहुंचा जा सकेगा। दरअसल मानगो सहारा सिटी की अनीता ईश्वर साक्षी अल्ट्रासाउंड कराने गई थी। इसी क्रम में अज्ञात बदमाशों ने बाबा बनकर उसके गहने ठग लिए और फरार हो गए। अनीता ईश्वर ने इस संबंध में साक्षी थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। हजारीबाग खास महल जमीन घोटाला, आईएएस अधिकारी समेत कई की जमानत याचिका खारिज। खास महल जमीन घोटाला मामले में हजारीबाग के एसएबी कोर्ट ने जेल में बंद मुख्य आरोपी आईएएस विनय कुमार चौबे और तत्कालीन खास महल पदाधिकारी विनोद चंद्र झा की जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं इसी मामले में आरोपित बनाए गए विजय प्रताप सिंह और सुधीर कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका भी कोर्ट में रद्द कर दी गई। यह सुनवाई जिला जज कोर्ट में हुई, जिसमें प्रकरण संख्या 9/25 के तहत मामले की विस्तृत सुनवाई की गई। बचाव पक्ष की ओर से कई दलीलें पेश की गई। वकीलों ने दावा किया कि आईएएस विनय चौबे द्वारा कोई गलती नहीं की गई है। उन्होंने सभी नियमों के अनुसार कार्रवाई की थी।
हजारीबाग एसपी की जांच के बाद विनय कुमार चौबे सहित अन्य पर मामला दर्ज किया गया था। मामला खास महल की जमीन से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि विनय कुमार चौबे ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी की मदद से जमीन की प्रकृति बदलकर अपने करीबी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उसका नामांतरण कराया। इस फैसले के बाद इलाके में मामले को लेकर लोगों में चर्चा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसआईबी की कार्रवाई और कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट होता है कि हजारीबाग में जमीन से जुड़े घोटाले पर प्रशासनिक नजर बनी हुई है। दुर्गा पूजा से पहले मैया समान योजना की महिलाओं को सौगात। इस दिन खाते में आएंगे 2500 रुपये। मैया समान योजना के लाभुक के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल सभी लाभुक महिलाओं को सितंबर महीने की राशि 2500 रुपये दुर्गा पूजा से पहले मिल जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक 15 सितंबर के बाद जिला स्तर से इस राशि को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं अक्टूबर महीने की राशि भी दीपावली से पहले महिलाओं को मिल जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा सभी जिलों को नवंबर महीने तक की राशि आवंटित कर दी गई है। विभिन्न जिलों को 9,600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऐसा संभावना है कि 15 सितंबर के बाद यानी 16 सितंबर से महिलाओं के खाते में 2500 रुपये ट्रांसफर कर दी जाएगी और यदि 16 सितंबर से राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो लगभग एक सप्ताह के भीतर सभी लाभुक को इस योजना की राशि दे दी जाएगी। पर्यटकों के लिए खुशखबरी। 27 सितंबर से खुलने जा रहा बेतला नेशनल पार्क ओपन सफारी का मिलेगा भरपूर मजा। वन्य जीव एवं जंगल का मजा लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। झारखंड का बेतला नेशनल पार्क 27 सितंबर से पर्यटक के लिए खोल दिया जाएगा। वन्य जीवों के प्रजनन को लेकर बेतला नेशनल पार्क में 1 जुलाई से लेकर 31 सितंबर तक पर्यटन गतिविधि पर रोक लगा दी जाती है। बेतला नेशनल पार्क के पर्यटन गतिविधि पर हजारों लोगों की आजीविका का उपार्जन भी निर्भर है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में नवरात्र है। नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक बेतला नेशनल पार्क घूमने के लिए पहुंचते हैं। पूरे मामले में बेतला नेशनल पार्क प्रबंधन ने हाई लेवल अथॉरिटी से मंजूरी लेते हुए 27 सितंबर से पार्क को खोलने की निर्णय लिया है। बेतला नेशनल पार्क में अब ओपन सफारी के माध्यम से पर्यटकों को घुमाया जाएगा। पार्क के अंदर दाखिल होने वाले सभी वाहनों को मॉडिफाई किया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व के उप निदेशक परजेश कांत जेना ने बताया कि नवरात्र समेत अन्य पर्व त्योहार को देखते हुए यह निर्णय लिया जा रहा। पर्यटन गतिविधि से कई लोगों को आर्थिक लाभ होता है और उनका परिवार भी चलता है। यही वजह है कि समय से पहले पार्क को खोलने की अनुमति ली जा रही। दरअसल बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। नेशनल पार्क में लोग बाघ, हाथी, बायसन, बंदर समेत कई वन्य जीवों को देखने के लिए पहुंचते हैं। वर्ष के अंतिम महीने में बेतला नेशनल पार्क में 40,000 के करीब बाहरी पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं। कई मौके पर विदेशी पर्यटक भी पहुंचते हैं, लेकिन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल के पर्यटक पहुंचते हैं। बेतला नेशनल पार्क प्रबंधन ने इस बार पर्यटन के लिए खास तैयारी की है। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। झारखंड पुलिस में 23,000 पदों पर आने वाली है वैकेंसी। झारखंड पुलिस में कुल 82,277 पदों में से वर्तमान में 23,673 पद खाली है। यह रिक्तियां पुलिस के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से इंस्पेक्टर पद तक की है। राज्य सरकार के मुताबिक सीधी भर्ती और प्रोन्नति के जरिए ये रिक्तियां भरी जानी है। पुलिस में चतुर्थ वर्गीय आरक्षी और दरोगा के तौर पर सीधी बहाली होती है। वहीं आरक्षी से जमादार, जमादार से दरोगा और इंस्पेक्टर के रिक्त पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं। इन खाली पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार जल्द विभागों को अधियाचना भेजेगी। पुलिस व समकक्ष पदों पर एक साथ होगी बहाली। राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस में आरक्षी व आरक्षी के सभी समकक्ष पदों मसलन उत्पाद सिपाही, कक्षपाल, वनरक्षी, होमगार्ड में आरक्षी के पदों पर संयुक्त भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर नए संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 का गठन किया है। राज्य सरकार के मुताबिक नई नियमावली गठित किए जाने के बाद आरक्षी के पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दी है, जिसके अनुसार पूर्व आवेदकों को प्रथम संयुक्त भर्ती प्रक्रिया में शुल्क के साथ साथ उम्र सीमा में छूट दी गई है। आरक्षी व समकक्ष पदों पर रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकार अब अधियाचना भेजेगी। यह विषय अभी प्रक्रियाधीन है। हालांकि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में लिखित परीक्षा का आयोजन होना है। इस परीक्षा प्रक्रिया में पूरी होने के बाद ही रिक्तियों को नए संयुक्त भर्ती नियमावली के जरिए ही भरा जाएगा।
झारखंड में बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों से रोजाना वसूले जा रहे 42,78,000 रुपये जुर्माना। झारखंड में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले विशेष रूप से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में हर दिन बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों से औसतन 42,78,000 रुपये जुर्माना वसूला जा रहा। झारखंड पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 महीने में राज्य के 24 जिले में 2,56,683 दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़ा गया। इसका मतलब है कि हर दिन औसतन बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने वाले 4,278 चालकों पर कार्रवाई की जा रही। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया रहा, जिसके हिसाब से एक दिन में 42,78,000 रुपये और 2 महीने में 25,66,00,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। पुलिस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक हजारीबाग और रांची में सबसे ज़्यादा चालान काटे गए हैं, जबकि कई अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई। झारखंड में बिना मान्यता वाले स्कूलों पर गिरेगी गाज। हाईकोर्ट आदेश के बाद सरकार ने नियम बदले। झारखंड में अब बिना मान्यता वाले स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में अहम संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के तहत यह तय कर दिया गया कि राज्य में संचालित हर स्कूल को मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी जो भी स्कूल अब तक बिना मान्यता के चल रहे थे उन्हें भी वैधता हासिल करनी होगी, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को अमल में लाने की शुरुआत कर दी है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक नियमावली में बदलाव के बाद एक सशक्त मॉनिटरिंग सिस्टम भी तैयार किया जा रहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी संस्थान बिना अनुमति के शिक्षा का व्यवसाय न कर सके। इसके लिए शिक्षा विभाग के पोर्टल में तकनीकी बदलाव किया जा रहा है। बताया गया कि सितंबर तक ये सभी बदलाव पूरे कर लिए जाएंगे और अक्टूबर से सभी स्कूल ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और बच्चों को बेहतर माहौल में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। अब तक बड़ी संख्या में ऐसे प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे थे जिनके पास वैध मान्यता नहीं था, लेकिन वे बच्चे से फीस वसूल कर पढ़ाई करा रहे थे। हाईकोर्ट के निर्देश और सरकार की सख्ती के बाद ऐसे संस्थानों को या तो नियमों का पालन करना होगा या फिर ताला लगाना होगा। रांची वासियों को मिल सकती है मेट्रो की सौगात। केंद्र ने मांगी सीएमपी रिपोर्ट। राजधानी रांची में मेट्रो रेल परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार से कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान सीएमपी तैयार कर भेजने का निर्देश दिया है। इस योजना के आधार पर यह तय होगा कि रांची में मेट्रो रेल की ज़रूरत कितनी है और किस मार्ग पर इसका संचालन संभव है। ज्ञात हो कि झारखंड सरकार ने पहले रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। इस प्रस्ताव की समीक्षा के बाद केंद्र ने केवल रांची को लेकर सीएमपी रिपोर्ट मांगी है, जिससे यह संकेत मिलते हैं कि रांची में मेट्रो रेल परियोजना की संभावनाएं प्रबल हो गई है। किसी भी शहर में मेट्रो रेल या रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लागू करने से पहले कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान सीएमपी तैयार करना आवश्यक होता है। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर विश्लेषण किया जाता है: मौजूदा और भावी यातायात की स्थिति, सड़क नेटवर्क और ट्रैफिक दबाव, सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता, निजी वाहनों की संख्या और उससे होने वाला जाम, पर्यावरणीय प्रभाव, वैकल्पिक परिवहन संसाधनों की जरूरत। सीएमपी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार यह निर्णय लेती है कि किसी शहर में मेट्रो रेल व्यवहारिक और आवश्यक है या नहीं। रांची में लगातार वाहनों की संख्या और यातायात जाम की समस्या तेजी से बढ़ रही है। रातू रोड, किशोरगंज चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, नामकुम और लापुंग रोड जैसे क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय घंटों तक ट्रैफिक जाम लग रहा है। जनसंख्या और शहरी विस्तार के कारण निजी वाहनों पर निर्भरता भी बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते सस्टेनेबल और वैकल्पिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था नहीं विकसित की गई तो आने वाले वर्षों में रांची में ट्रैफिक की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। राज्य के इन 5 मेडिकल कॉलेज और सभी जिलों में बनेगा मॉड्यूलेटर ऑपरेशन थिएटर। 35.70 करोड़ की मिली मंजूरी। अब मरीजों को छोटी बड़ी सर्जरी के लिए राजधानी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड सरकार ने राज्य के 5 मेडिकल कॉलेज और सभी जिला अस्पतालों में मॉड्यूलेटर ऑपरेशन थिएटर ओटी बनाने का फैसला किया है। इसके लिए 35,70 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यह निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग की देखरेख में होगी और 9 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
इन 5 अस्पतालों में बनेगा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर धनबाद, जमशेदपुर, दुमका, मेदिनीनगर और हजारीबाग के मेडिकल कॉलेजों और सभी अस्पतालों में बनाई जाएगी। इससे मरीजों को उनके जिले में ही बेहतरीन सर्जरी की सुविधा मिलेगी और उन्हें राजधानी आने की जरूरत नहीं होगी। रिम्स में हर महीने होने वाली सर्जरी में से करीब 70% मरीज दूसरे जिलों से रेफर होकर आते हैं। पिछले महीने यहाँ 400 से ज़्यादा मेजर और माइनर सर्जरी हुई, जिसमें से 275 मरीज बाहर से आए थे। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनने के बाद इन मरीजों को अपने जिले में ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर एक आधुनिक ऑपरेशन थिएटर होता है जहां संक्रमण का खतरा कम होता है। इसमें अत्याधुनिक तकनीक और सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध होते हैं, जिससे सर्जरी जल्दी और सुरक्षित तरीके से की जा सकती है। रांची के रिम्स और सदर अस्पताल में पहले से ही मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है। धनबाद और जमशेदपुर के सुपर स्पेशलिटी विंग में भी यह सुविधा मौजूद है। अब सरकार पूरे राज्य में इसे उपलब्ध कराने जा रही है, जिससे दूर दराज के मरीजों को ऑपरेशन के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लाभ। झारखंड सरकार के कर्मियों की तरह ही अब राज्य के सभी सरकारी विद्यालय में भी 1 मई 2025 से स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस बाबत रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, कोल्हन विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, DSPMU JUT महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर इसकी विधिवत जानकारी दी गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव सुनील कुमार द्वारा सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को अपने विश्वविद्यालय और इसके अंतर्गत अंगीभूत कॉलेज में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी को योजना में शामिल होने के लिए इनरोलमेंट प्रक्रिया पूरी करने और प्रीमियम भुगतान आदि से संबंधित कार्य के लिए एक वरीय पदाधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। लातेहार के घाटियों में भूस्खलन, दहशत में लोगों ने की ये मांग। लातेहार जिले की घाटियों में इन दिनों लगातार भूस्खलन की खबरें आ रही है। सड़क किनारे घाटियों में हो रहे भूस्खलन से राहगीरों में दहशत का माहौल है। ताज़ा घटना लातेहार जिला मुख्यालय को सरयू गारू, महुआ टाड़ और नेत्रहाट से जोड़ने वाली सड़क पर हुई है। सरयू घाटी में भूस्खलन के कारण सड़क ध्वस्त हो गई। हालांकि मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। दरअसल लातेहार जिले का एक बड़ा हिस्सा पठारी क्षेत्र माना जाता है। जिले के सरयू गारू, महुआ टांड और नेत्रहाट समेत प्रखंड और थाना क्षेत्र पठारी क्षेत्र में स्थित है। इन इलाकों तक पहुंचने के लिए घाटियों को पार करना पड़ता है। सड़क के एक तरफ ऊंची पहाड़ियां और दूसरी तरफ गहरी घाटियां हैं। बरसात के मौसम में जब भारी बारिश होती है तो घाटियों से गुजरना खतरनाक हो जाता है। इस साल भारी बारिश के कारण घाटियों में लगातार भूस्खलन हो रहा है। कुछ दिन पहले लातेहार जिले की बारिशांड घाटी में भूस्खलन हुआ था, जिससे लगभग 8 से 10 घंटे तक यातायात बाधित रहा था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।